नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का हमारा टॉपिक ग्लोबली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाइडेन शी समिट 2023। एज यू कैन सी राइट, दोनों लीडर्स जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, एक जगह पर हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। आज की हमारी इस डिस्कशन में हम यूएसए और चाइना के रिलेशंस को समझने वाले हैं, किस दिशा में चीजें जा रही है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं। एज यू कैन सी, तो ये बिग इवेंट के बारे में बात करेंगे, एपेक के बारे में बात करेंगे। ये जो मीटिंग है ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों लीडर्स का मेन लक्ष्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रीजनल सिक्योरिटी के बड़े बड़े इश्यूज को देखेंगे। क्या चाइना यूएसए के सामने थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, यूएसए के फायदे, यूएसए की चिंताएं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 3 सालों के अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें की, फाइनल आउटकम इस मीटिंग का क्या रहा, क्यों इस प्रकार का आउटकम रहा, और ये सारी चीजें हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। इंडिया क्या क्या चीजें जो है वो सीख सकता है, इंडिया के लिए क्या क्या बड़े बड़े लेसन हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट इंडिया शुड डू, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इन डेप्थ एनालिसिस लाइक ऑलवेज। ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। इसका नाम है एलएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। दोस्तों, ये कोर्स जो है ना, ये आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा, आपके परफॉर्मेंस को, आपके कंसंट्रेशन को एनहेंस करेगा, राइट। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर कोई है तो वो है हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत। आज जो काम करना है वो हम कल पर डाल देते हैं, राइट। तो ये जो एक विशियस साइकिल है, इसमें हम फंस जाते हैं। तो कैसे इसके बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम ड्राइविंग सीट पर आ सकते हैं हमारे जीवन को, या फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जो स्टडीज हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसको कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में सीखने को मिलेगी। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक ऑन, राइट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट रहा, खास करके अगर मैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर कोई अच्छी तरीके से समझना चाहता है तो उनको ये पर्टिकुलर टॉपिक मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएसए, नंबर 2 पर आता है चाइना। तो दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के बीच में अगर मीटिंग होती है तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाता है। दूसरी चीज, इकोनॉमी वाइज भी ये नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज हैं, दोनों टाइटन्स हैं, जायंट्स हैं। दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, टेक वॉर चल रहा है, और अब इन दोनों के लीडर्स एक दूसरे को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स दुनिया भर के लिए, राइट, जितने भी मेजर पावर्स हैं, जितने भी रीजियंस हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग बन जाती है। अगर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो पूरी दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगी, नेगेटिव चीजें हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लिए भी ये वाली जो समिट थी वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी। ये समिट जो है ना, ये यूएसए और चाइना के बीच में जो मीटिंग हुई, या फिर मैं अगर यूएसए और चाइना कहूं, या फिर अगर कहूं शी जिनपिंग साहब और बाइडेन साहब के बीच में जो मीटिंग हुई, तो ये एपेक की समिट जो थी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक की समिट की साइडलाइंस में इसको अरेंज किया गया। आपको याद होगा या फिर आप जानते होंगे इस बात को, शायद नहीं जानते तो लेट मी टेल यू। जब भी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है, जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, तो उस समय पर दुनिया भर के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो है वो यूएस से जाते हैं, और वहां पर क्या होता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकात हो जाती है, फिर दूसरे देशों के साथ भी बायलैटरल समिट जो है वो हो जाती है। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसी के साथ साथ 2-3 और काम हो जाए तो ये फायदे का सौदा होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि एपेक समिट के साथ साथ शी जिनपिंग साहब और बाइडेन साहब के बीच में भी एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवा दी गई। अब एपेक जो है, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं। एपेक का मेन काम जो है वो यही है कि ट्रेड और ज्यादा बूस्ट हो, जितने भी देश एपेक के मेंबर्स हैं तो उनके बीच में ट्रेड बूस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो, और ओवरऑल ग्रोथ आए, राइट। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अचीव किया जाए। एपेक में डिसीजंस जो हैं ये कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं। लेट्स से कि अगर 21 मेंबर्स हैं तो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो यस कहेंगे तो चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी। अगर 21 में से लेट्स से कोई एक मेंबर भी नो कहेगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस प्रकार से डिसीजंस लिए जाते हैं। जो भी कमिटमेंट्स आपने तय किए, लेट्स से एपिक की समिट में यह तय किया गया कि आप कार्बन एमिशन जो है उसको 10% फॉर एग्जांपल कम करेंगे, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसको सस्टेनेबल बनाने की दिशा में 10% कम करेंगे। तो ये 10% जो है ये वॉलंटरी कमिटमेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एपेक फिर आप पर नजर रखेगा, नहीं। हाँ, रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें आप सबमिट करेंगे, लेकिन वॉलंटरली आपको खुद को ही ये सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाने हैं। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑफ कोर्स। और एपेक जो है उसका मेन काम ये भी है, ये एपेक के साथ जुड़ी हुई बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि टैरिफ्स जो हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना, ट्रेड को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये सारी चीजों को लेकर ही एपेक ग्रुप जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो एपेक की साइडलाइन में यह समिट को कंडक्ट करवाया गया। अब बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में जो मुलाकात हुई दोस्तों, ये 4 घंटों तक चली। यस, 4 आवर्स, राइट। उनके बीच में बहुत सारी बातचीत हुई, दोनों ने साथ में लंच भी लिया,
एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गार्डन है, फिलौली गार्डन, राइट। तो इस गार्डन में दोनों चलने के लिए भी गए। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। देखिए 4 घंटों की मीटिंग में बहुत सारी चीजें जो है वो दोनों ने डिस्कस की, दोनों की टीम्स ने डिस्कस की। और जब भी दो नेता जो है ना वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बैकग्राउंड में फॉरेन सेक्रेटरीज जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो उनके बीच में भी काफी ज्यादा बातचीत और डिस्कशंस और ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर दोनों लीडर्स जो है वो स्ट्रॉल के लिए गए, चलने के लिए जो गए हैं, टहलने के लिए आप कह सकते हैं। तो ये टहलना जो है ना, इट्स एन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म, इनफॉर्मल डिस्कशंस के लिए दोनों को मौका मिल जाता है। आपको याद होगा हमारे मोदी साहब जब इजराइल गए थे तो उस समय पर वो समंदर के किनारे गए, राइट। वहां पर उनके साथ बेंजामिन नेतन्याहू साहब थे और दोनों ने अपने शूज हटा दिए और फिर थोड़े थोड़े पानी में दोनों जो है वो डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, राइट। खड़े हुए थे दोनों। तो वहां पर ना तो कोई माइक्स होते हैं, दूर से कैमरास होते हैं लेकिन माइक नहीं होते, तो वो क्या बातचीत करें बस उन दोनों को ही पता रहता है, राइट। तो इस प्रकार की इनफॉर्मल टॉक्स जब भी होती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खुले मन से बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज जो है ये दोनों लीडर्स के बीच में हुई है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। एक बहुत ही अच्छी साइन है। अब दोनों लीडर्स, व्हेन आई से लीडर्स ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दोनों कंट्रीज एज वेल। तो दोनों देशों का लक्ष्य क्या था इस समिट को लेकर? देखिए अर्ली 2000 में जब नई सेंचुरी की शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि यूएसए और चाइना जो है ना ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। दोनों के बीच में काफी ज्यादा रिलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, इतना बड़ा व्यापार, ज्यादा व्यापार करते हैं क्योंकि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज ने चाइना के अंदर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो कोई भी देश जो है वो मीन्स ऐसे इतना अच्छा ट्रेड करने वाले दो देशों के बीच में रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो सकता, ऐसा जनरली हमें लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इंडिया और चाइना को देख लीजिए, हम दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो $150 बिलियन का होता है पर ईयर। लेकिन अब देखिए दोनों देशों के बीच में इश्यू चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, और हम चाइना के इतने बड़े कस्टमर है उसके बावजूद भी ये इश्यू चल रहा है। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं तब उनको रोकना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एनीवेज यूएसए और चाइना के बीच में रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा खराब होते गए और फिर राइवलरी और ये सारी चीजों की शुरुआत हुई। तो अब यहां पर दोनों देशों का जो मेन लक्ष्य है, दोनों लीडर्स का जो लक्ष्य है वो ये है कि ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप का ग्राफ है वो स्टेडीली, पे अटेंशन हियर, स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है बायलैटरल रिलेशंस में। तो ये हर एक साल मींस धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है वो गिरता ही जा रहा है। तो इसको अरेस्ट करने की बात है। ये स्टेडी डिक्लाइन जो है, ये गिरावट जो है, उसको रोकने के लिए ये मीटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दोनों देशों के यही प्रयास है कि दोनों ये डिक्लाइन को रोके, ये गिरावट जो है उसको रोकना चाहते हैं, उस पर एक ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को की जो मीटिंग है, ये मीटिंग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल रही। दोनों देश जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बेस्ट बडीज नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम्स जो है उनको तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यही मेन इसका फोकस रहा। डोंट एक्सपेक्ट कि इस मीटिंग के बाद दोनों जो हैं वो हमेशा के लिए बेस्ट बडीज के तौर पर काम करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। आने वाले कुछ समय के लिए ये पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली वहां दोनों के डिप्लोमेट्स जो हैं, दोनों की फॉरेन ऑफिसर्स ने बहुत ही प्रैक्टिकली सोचा कि देखिए हम बेस्ट बडीज ना बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने तो भी सही बात होगी, तो भी बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर काफी ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर फोकस किया गया। कुछ ऐसे नए एरियाज हैं जहां पर दोनों देश जो है वो मिलकर काम करना चाहता है, और दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया को पर्टिकुलरली इस पर फोकस करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एरिया है जहां पर यूएसए और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज हो रहे हैं, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है दैट इज रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका पोटेंशियल डेंजर काफी ज्यादा हो सकता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि ये एक ऐसा एआई है जो चीजों को खुद सीखता रहेगा, एक ट्रू फॉर्म में। अगर आप कहेंगे कि हमारा जो दिमाग है ना वैसा ही, और हमारा दिमाग जो है ऑफकोर्स उसकी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल मेरा दिमाग जो है तो इसका एक लिमिटेड एक्सपोजर है, तो वो लिमिटेड चीजें ही सीखेगा, इजंट इट? लेकिन यहां पर जनरेटिव एआई जो है वो दुनिया भर का डेटा जो है वो एनालाइज करता रहेगा, ग्रैब करता रहेगा, राइट। तो बहुत ही फटाफट ये एनलाइटन हो जाएगा, राइट। तो इंसान के दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर होने के चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं, एंड दिस कैन बी ए बिग पोटेंशियल डेंजर। बहुत सारे देश जो हैं वो कह रहे हैं कि इस लेवल पर हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी की तरह अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना है
तो सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई भी एक देश अगर ऑन बोर्ड नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस इज ए न्यू डोमेन, और दोनों देश जो है वो जानते हैं कि एआई जो है उसके ग्लोबल रूल्स होने की जरूरत है, राइट। एआई का एवोल्यूशन करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो भी हमें ध्यान रखनी ही चाहिए। तो दिस इज ए गुड थिंग। रही बात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अरबों रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं चाइना में। अब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि यूएसए के बिजनेस लीडर्स जो हैं वो चाइना को छोड़कर ना जाएं। वैसे उनका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि वो ऑल ऑफ द सडन जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो किसी दूसरे देश में नए लोकेशंस में वो नई फैक्ट्रीज लगाए, राइट। चाइना चाहता है कि देखिए आपको जो चाहिए वी आर रेडी टू प्रोवाइड, राइट। रिलेशंस खराब चल रहे, डोंट वरी अबाउट इट, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। और ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं ना, दे आर पास्ट चैंपियंस ऑफ चाइना इन वॉशिंगटन। ये बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जो हैं वो कहते थे एक समय पर वॉशिंगटन यानी कि यूएसए की जो सरकार है उसको प्रभावित करते थे, लॉबिंग करते थे कि देखिए चाइना को ये बताइए, हमें चाइना ये दे वो दे एक्सेट्रा। तो चाइना के बहुत ही अच्छे आप समझ लीजिए फॉरेन के मित्र के तौर पर काम करते थे ये बिजनेस लीडर्स। लेकिन आज ऑफकोर्स अपने देश की बात आएगी तो वो फिर यूएसए को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं वो उनको फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की सरकार और इंडिया के जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि आज भी हम उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हैं। हम आज भी जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उसके टॉप लिस्ट में नहीं है। वियतनाम टॉप लिस्ट में है, राइट। बांग्लादेश जैसे देश जो है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे कुछ देश हैं जो टॉप लिस्ट में है कि चाइना से अगर आप निकल रहे हैं तो इन सारे देशों में चले जाइए, वहां पर आपको काफी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफी इजीली चीजें हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये सारा इन्वेस्टमेंट आए, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन स्टिल वी आर लैगिंग फार बिहाइंड। उसमें एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है, एंड दैट इज हमारे देश में अगर कोई केस हो जाए, राइट, लीगल केस अगर हो जाए तो कितने साल लग जाएंगे, एज यू ऑल नो। मुझे इसमें और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कोई भी बिजनेस पर्सन, बिजनेस हाउस जो है, अगर अरबों रुपए हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा और फिर किसी ने केस फाइल कर दिया और वो प्रोजेक्ट जो है वो अटक गया, तो उसके अरबों रुपए जो हैं वो बहुत सालों के लिए, दशकों के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो कोई भी ये चीज जो है ऐसा रिस्क उठाना नहीं चाहेगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इंडिया कैन चेंज एंड इंडिया शुड रिफॉर्म। तो ये जो एग्जिट चाइना जो अभी बातें चल रही है, तो इट्स नॉट ए लो हैंगिंग फ्रूट। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही बैठे बैठे ये फ्रूट जो है वो आपकी गोद में आ जाएगा, नहीं। हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें एफडीआई को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वेस्टर्न कैपिटल को, वेस्टर्न बिजनेस लीडर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा और अट्रैक्टिव एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा कि आप हमारे देश में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी, राइट। करप्शन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसको हमें हटाना पड़ेगा। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सॉर्ट आउट। उसके बाद बात आती है रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। अभी तीन बड़ी चीजें चल रही हैं। नंबर वन इज इंडो पैसिफिक वाला जो टॉपिक है, ये काफी हॉट रहता है यूएसए और चाइना के बीच में। फिर मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है यूरोप में, एज वी ऑल नो। तो बड़े बड़े अगर हम रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेक थ्रू, ये जो मीटिंग हुई है, जो समिट हुई, तो इसमें किसी भी प्रकार का सोल्यूशन जो है वो नहीं मिला है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चाइना जो है वो ताइवान को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। शी जिनपिंग का कहना यह है कि देखिए आप ताइवान को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताइवान के इंडिपेंडेंस और ये सारी चीज़ों को बातें करना जो है ये बंद कर दीजिए, आप उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। और यूएसए ने यह कहा कि देखिए ताइवान को तो हम सपोर्ट करेंगे, आप ताइवान को फोर्स से हासिल करना चाहते हैं तो ये सपना देखना बंद कर दीजिए। तो ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू रहेगा दोनों लीडर्स के बीच में, दोनों देशों के बीच में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है उसका स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट नजर आया है। जी हाँ, शी जिनपिंग साहब पर प्रेशर है, एक लंबे समय से यूएसए का प्रेशर रहा है। ऊपर से चाइना जो है उसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन हमें देखने को मिला, और इसी स्लोडाउन की वजह से वो हमारे देश में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई थी G20 की, तो वो भी उन्होंने अटेंड नहीं की। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं तो उन्होंने चाइना का जो राइज है, चाइना जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, जो ऊंचाइयां चाइना ने छुई है, तो ये सारी चीजों के बारे में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने नहीं की, राइट। थोड़ा वो हमें टोन्ड डाउन लगे, थोड़ा वो ऐसे सटल तरीके से बात कर रहे थे, इट वाज नॉट दैट डोमिनेंट। और उन्होंने ये कहा कि चाइना और यूएसए जो हैं वो दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, दोनों के लिए ये दुनिया बड़ी है, दोनों की जगह है इसमें, राइट। दोनों के लिए बड़ी मार्केट्स अवेलेबल हैं, दोनों के लिए बहुत बड़ी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पर सिर्फ चाइना या फिर यूएसए, राइट, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि
चाइना ये नहीं चाहता है कि हम यूएसए को हटाकर नंबर 1 पोजीशन पर बैठ जाएं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ही हैज एश्योर्ड नो इंटेंशन टू सरपास द यूएस, कि हम आपको हटाकर आपकी जो राज सिंहासन है वहां पर बैठना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेशन चाहते हैं, हम कंटेनमेंट नहीं चाहते हैं। तो यहां पर चाइना जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नजर आया है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन रहता है। देखिए, चाइना एक लंबे समय से इस चीज को फॉलो करते आया है कि अगर आपका अभी वक्त नहीं है, अभी टाइम जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप चुप बैठिए, राइट। जब समय आपका साथ दे तब आप दिखाना कि आप क्या हैं। तो यही स्ट्रेटेजी जो है वो चाइना फिलहाल फॉलो कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन और सेमीकंडक्टर पर भी बहुत सारी ब्रेक्स लगा दी हैं यूएसए ने। तो ये सारी चीजों को लेकर चाइना जो है वो थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा है। यूएसए की बात करें तो यूएसए को भी थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। गेन्स की बात करें, बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात करें, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो इन्होंने एक बैलेंस रखकर चलने की कोशिश की। कंपटीशन भी बढ़ाया, कंपटीशन के साथ साथ डायलॉग को भी प्रमोट किया। सो दिस इज लाइक जो बैलेंस लेकर चलना है, जो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक, कि आप एक तरफ अपने दुश्मन जो है उसको लाठी भी मार रहे हैं और दूसरी तरफ उसको खाना भी खिला रहे हैं। तो इट्स लाइक कि वो जानते हैं, यूएसए जानता है कि चाइना के साथ बिजनेस भी करना पड़ेगा, बहुत सारे क्षेत्रों में चाइना जो है उसका रोल भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पूरा रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं है। उनके साथ झगड़ा भी हो रहा है तो भले हो जाए, राइवलरी हो रही तो भले हो, लेकिन बातचीत जो है वो चलती रहनी चाहिए। तो ये बैलेंस लेकर यूएसए जो है वो चला है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चला है। और यूएसए ने क्लियरली बता दिया है कि देखिए, ये रिलेशनशिप जो है वो आप कहेंगे ऐसा नहीं होगा, राइट। ग्लोबली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यूएसए जिस प्रकार की विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो ये सारी चीज़ों में आपको चलना पड़ेगा। और बेइजिंग जो है उसका कहना यह है कि आप हमारे ऊपर से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं इसको हटा दीजिए, टेक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इसको हटा दीजिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहां पर ऑफ कोर्स यूएसए जो है वो थोड़ा आगे रहा है। पिछले लगभग 3 सालों की बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी चीजें भी अचीव की हैं। एशिया में अपने मित्र देशों के साथ अलायंस जो है, मित्रता और ज्यादा बढ़ाई है। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुए हैं। एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी हुई थी, इसको मैंने ये वीडियो भी बनाया था, राइट, जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, राइट। एक रिजॉर्ट में मीटिंग हुई थी यूएसए में। वैसे टोक्यो और या फिर सियोल या फिर साउथ कोरिया और जापान के रिलेशन हिस्टोरिकली काफी अच्छे नहीं रहते हैं, राइट। वो एक दूसरे को थोड़ा उतना ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन यूएसए की वजह से ये मीटिंग्स जो हैं ये हो पाई। तो ये तीनों के बीच में जब मीटिंग हुई थी तो उसमें भी मेन जो था, ये ट्रायंगल के बीच में जो था, दैट वाज चाइना की। चाइना को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिलीपाइंस के साथ रिलेशनशिप को रिवाइटलाइज किया है। इंडिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएसए ने अचीव की है, इसको और ज्यादा एनहांस किया है। कुछ ग्रुप्स बनाए गए, उनको प्रमोट किया गया, राइट। वैसे क्वाड पुराना ग्रुप है, लेकिन इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया वाला ये क्वाड ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा फेमस रहा, काफी चर्चा में रहा। ऑकस को बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और इसमें यूके और यूएसए जो है वो मिलकर ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ समय से की है। रही बात चिंताओं की, तो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हाथ में नहीं आ रहा है। मिडल ईस्ट में जो अभी गाजा और इजराइल या फिर हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई है दोस्तों, तो ये एस्केलेट ना हो, इसमें नए नए प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल ईरान, रशिया, चाइना इसमें जंप ना कर ले, या फिर दूसरे रीजनल देश सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एक्सेट्रा इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये चाहता है यूएसए, लेकिन इसको भी कंट्रोल कर पाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट अभी नजर आ रहा है। सो दिस आर द चैलेंजेस या फिर वरीज दैट यूएसए इज फेसिंग एट प्रेजेंट। फाइनल आउटकम की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि यहां पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये दोनों मित्र हो जाएंगे, नहीं। मीटिंग से बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं, राइट। लेकिन मीटिंग के बाद दोनों लीडर्स ने कंसिलिएटरी टोन ही यूज किया, राइट। एग्रेसिव टोन का इस्तेमाल नहीं किया है, सॉफ्टली दोनों ने बातचीत की। डिप्लोमेटिक, काफी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। तो एक ही चीज है और अच्छी चीज जो है ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ दिस नेशंस आर टॉकिंग। बातचीत इन दोनों के बीच में चल रही है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत ही नहीं चल रही, तो दैट इज नॉट गुड। यहां पर चाइना और यूएसए के बीच में बातचीत चल रही है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दोनों टाइटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ युद्ध पर उतर जाएं। अब सारी चीजें जो हम समझते हैं, देखते हैं, वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें समझना है, isn't it? तो इंडिया जो है वो एक चीज को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, दैट इज G2। G2 का मतलब होता है इन सिनो अमेरिकन कोलैबोरेशन इन एशिया, या फिर सिनो यानी कि चाइना और यूएसए, दो ग्लोबली बड़े देश, राइट। ये दोनों कोलैबोरेट कर ले, ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को चलाए, तो इसको कहा जाता है G2, ग्लोबल 2।
तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप प्रपोजल था। 2005 से इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये उतना ज्यादा हिट नहीं रहा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। सो यहां पर ये दोनों जो है वो G2 के माध्यम से एक उनका जो विजन है वो ये है कि ग्लोबल इश्यूज को वो एड्रेस करे, अलग अलग जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो कंट्रोल में लाए, राइट, दोनों के बीच में कोऑपरेशन रखें, अलग अलग देशों को इन्फ्लुएंस करें, मिलकर इन्फ्लुएंस करें। सो दैट्स व्हाट G2 इज ऑल अबाउट। लेकिन ये G2 सक्सेसफुल हो जाता है, मीन्स नहीं होगा, लेकिन ये G2 को लेकर भारत जो है वो थोड़ा चिंतित रहता है कि ऐसा ना हो तो ही अच्छा रहेगा। रही बात ये समिट की, 2023 वाली समिट जो दोनों देशों के बीच में हुई, तो हमें उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेटिकली अच्छी बात है कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन इसके कोई बड़े रिजल्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट इसके नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है इट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो आपका प्रॉफिट हुआ ना तो नुकसान हुआ, आप ऐसे पॉइंट पर हैं जहां पर ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये ब्रेक इवन पॉइंट ही नजर आ रहा है, मुझे तो यही नजर आ रहा है। और अब भारत को यूएसए के साथ रिलेशन जो है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, जो है ही ऑफ कोर्स। रशिया के साथ भी रिलेशन को मेंटेन किया जा सकता है, चाइना के साथ टफ रिलेशन हैं तो इसको भी अच्छी तरीके से हैंडल करने की पूरी कैपेसिटी हमारे देश के पास है। हम पहले से ही काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी को ही हमने हमेशा से फॉलो किया है। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए ताकतवर है तो फिर हम उसके टीम में चले गए, नहीं। रशिया के साथ भी रिलेशन रखते हैं, यूएसए के साथ भी रखते हैं, सऊदी के साथ भी रिलेशन है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, पैलेस्टाइन के साथ भी है। तो इस प्रकार से भारत चल रहा है, और ये चीजें हमें तब काम आती हैं जब दो बड़े जो राइवल्स होते हैं वो एक हो जाते हैं ना, तब हमारा नुकसान नहीं होता है। तो भारत काफी स्मार्टली चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और चीजें भारत को करने की जरूरत है। इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू वाचिंग स्टडी ग्रोज, यू कैन चेक आउट माय अदर लेक्चर्स ऑन क्यूरियसली एजुकेशन एंड डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।